दोस्तों, स्वागत है संबोध एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगी। तो जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ऑल पे आप क्लिक कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छी लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द क्वेर्टी स्टाइल या मेथड ऑफ कीबोर्ड यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स एंड आल्सो फॉर टाइपराइटर्स। यानी कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है माइकल ब्लूमबर्ग, दूसरा ऑप्शन है विलियम सिंगरली और एडवर्ड रोजवाटर और क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon? तो बताइए कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। सही आंसर सारनाथ है। जो 5 ब्राह्मण या इनके साथ पहली बार इनके साथ तपस्या करनी स्टार्ट की थी जिन्होंने, तो वो इनको छोड़कर चले आए थे क्योंकि इन्होंने एक लड़की के हाथों से, सुजाता नाम था उसका, खीर खा ली थी। तो ये छोड़कर चले आए थे। लेकिन जब बाद में ये इनको ज्ञान प्राप्त होता पीपल वृक्ष के नीचे, और उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो है भारतीय इतिहास में संबोधि के नाम से जाना जाता है, जो कि इस चैनल का भी नाम है संबोधि, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया, तो इस पहले उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो घटना जानी जाती है वो है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। 5 साधकों को दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आप जानते ही होंगे, पेठा। जो पंछी पेठा है आगरा का, वो सबसे प्रसिद्ध मिठाई है आगरा की। और आगरा की जो स्थापना करने वाले थे वो थे लोदी वंश के शासक थे, जिनका नाम था सिकंदर लोदी। और 16वीं शताब्दी यानी 1500 कुछ में लोदी वंश की स्थापना की थी। और लोदी वंश की 16वीं शताब्दी में इन्होंने, सिकंदर लोदी जो थे, इन्होंने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना करने वाले सिकंदर लोदी। और आगरा में जो 2 इमारतें हैं, ताजमहल और आगरा का किला, वो यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धकुंभ और कुंभ प्रत्येक वर्ष लगते हैं। तो कुंभ जो है कितने सालों बाद आता है और अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद आता है, ये पूछ रहा है। तो कुंभ 12 साल बाद और 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है। और हाल ही में हरिद्वार में जो है कुंभ का मेला प्रारंभ होने वाला है। इसका भी आप ध्यान रखें, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्ट द कुंभ मेला? तो कौन से शहर में लगता है इनमें से? तो वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा कई और शहर हैं जिनमें जो है कुंभ मेला लगता है। तो 4 शहर हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद या प्रयागराज। इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती है? यानी द चरकुला डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द वोमेन डांसिंग विद व्हाट प्लेस्ड ऑन हर हेड? तो पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक, 4 मिट्टी के बर्तन। तो बताइए क्या रखती हैं वो सर पर? तो इसका आंसर है तेल के दीपक। सी इज़ द राइट आंसर, कि तेल का दीपक सर पे रखकर जो है डांस करती हैं महिलाएं। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। तो चरकुला उत्तर प्रदेश के जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र। महिलाएं घुमावदार लकड़ी के पिरामिड को सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। प्रत्येक पिरामिड में 108 जो तेल के दीपक सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं।
तो हम इनकी अब इमेज देख लेते हैं कि इमेज में किस प्रकार ये कार्य करती हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है ये सर पर ये अपने इस प्रकार से रखती हैं और ये डांस करती है। ये चरकुला नृत्य है। कौन सा है? चरकुला। उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रज क्षेत्र में ये किया जाता है। तो इस प्रकार से जो महिलाएं अपने सर पर इतना बड़ा ये लेकर के इसको जो है तो तेल के दीपक अपने सर पर रखकर डांस करती हैं चरकुला नृत्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? एज ऑफ जुलाई 2018 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो कितने ज़िले हैं? 72, 75, 78, 77। तो 75 ज़िले इस समय जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो हैं अब राम नाईक नहीं है। अब जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी पूछ रहा है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिठाई, चूड़ियाँ, कांच की वस्तु, ताले। तो अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस हैं, तो तालों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द चिकनकारी फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट मेनली प्रैक्टिस्ड, यानी हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो हापुड़, कानपुर, लखनऊ, मथुरा। तो लखनऊ में ये कार्य किया जाता है। चिकनकारी जो होता है जैसे आपकी टी शर्ट वगैरह होती है उस पर उभरा हुआ इस टाइप का जो अच्छी तरीके से बुनाई किया हुआ कोई लोगो या इस टाइप का कोई, उसे चिकनकारी बोला जाता है। कपड़े पे उभरा हुआ जो चिकना सा होता है वो रेशम से किया जाता है, तो उसको हम चिकनकारी के नाम से जानते हैं। ये एक कढ़ाई है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? ये तो आप जानते ही हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री। उसके बाद न्यायाधिकरण, इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल सेटअप, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1974, 76, 80, 84। बताइए क्या आंसर है? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉन? तो फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है फरवरी 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा गोरखपुर में घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और अगले वर्ष 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस घटना के। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था और फरवरी 1922 को ये आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, विच फ्रीडम फाइटर वाज गिवन द हॉनरी टाइटल ऑफ लोकमान्य, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? किसे लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं ये, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद स्वराज शब्द देने वाले यही थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, टू लॉन्च विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द डू और डाई स्पीच, यानी महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ था और इसमें गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था और 9 अगस्त की सुबह बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे? तो जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, एलिजाबेथ। तो डरबन ये पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? डरबन पहुंचे थे। जहाज का नाम था SS सफारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर रिजेक्टेड नाइटहुड टू प्रोटेस्ट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो वो कौन सा आंदोलन है? उसके ऑप्शन है आपके पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण
रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में हुए जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, तो इसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? तो इन्होंने फोनिक्स नाम की बस्ती की स्थापना की थी। फोनिक्स एक ऐसी चिड़िया है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठती, उसी के नाम पर इन्होंने अपनी ये बस्ती स्थापित की थी। प्रसिद्ध पीर पंजाल दर्रे या सुरंग की बात कर रहा है। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द फेमस पीर पंजाल रेलवे टनल लोकेटेड? झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और मिजोरम। तो जम्मू कश्मीर में ये उपस्थित है पीर पंजाल दर्रा भी, और वहीं पर ये रेलवे सुरंग जानी जाती है। इसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो पूछ रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं, 5, 7, 9। तो कितने देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं? तो 7 देश हैं ऐसे जिनसे भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। हम मैप के अनुसार उसको अभी देख लेते हैं। ये देखिए भारत का मैप है, और इसमें हम देखेंगे कहाँ कौन कौन से जो है देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम ये छोटा सा गलियारा टाइप बना हुआ ये है, अफ़गानिस्तान से टच है। दूसरा पाकिस्तान से टच है, 2। तीसरा चाइना है, 3। नेपाल, 4। भूटान, 5। बांग्लादेश, 6। और म्यांमार, 7। तो इस प्रकार 7 देशों से भारत अपनी सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 7 देश से भारत अपनी सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 देश हैं ऐसे जिनसे भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? चूरू से आप समझ गए होंगे राजस्थान। तो कौन सा है राज्य? राजस्थान राज्य से ये सारे संबंधित हैं। महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के राजस्थान राज्य से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। मतलब किस से घिरा हुआ? कौन से देश से त्रिपुरा घिरा हुआ है? तो म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, बांग्लादेश। हमने हाल ही में अभी देखा था एक जो भारत का ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ ऐसे त्रिपुरा है और ऐसे ये बांग्लादेश से त्रिपुरा यहाँ घिरा हुआ है इस प्रकार से। तो उत्तर भी घिरा हुआ है, दक्षिण भी घिरा हुआ है और पश्चिम में भी घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है ढलाई और उनाकोटी राज्य के ज़िले हैं। किस राज्य के ज़िले हैं ढलाई और उनाकोटी? तो ये कौन सा राज्य है? ये आपका त्रिपुरा ही राज्य है। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ढलाई और उनाकोटी त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर इज कैपिटल ऑफ, यानी पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, किसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यह आप ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा। तो ये गोवा में पड़ता है मर्मुगांव। ये जो भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ गोवा में ये पड़ता है मर्मुगांव बंदरगाह। तो पश्चिमी जो भारत का जो घाट है उस पर स्थित है ये मर्मुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 214, 240, 244, 248। तो बताइए कौन सा है जो SC ST से संबंधित है? 244 संबंधित है। और आप बताएंगे 244 जो अनुच्छेद है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग नंबर 15 से लेकर 24 तक, 22 तक, जो इतने भाग है सब ऑप्शन हैं। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए 244 अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत पड़ेगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो अनुच्छेद 75 का फर्स्ट जो क्लोज है वो कहता है कि भारतीय संविधान जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ऐसा 75 के फर्स्ट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? जो निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना है उसकी अवधि क्या है? 1 माह है। निजी विधेयक के बारे में बात करें तो निजी विधेयक क्या होता है? जो वर्तमान में मंत्री है व्यक्ति, यदि वो किसी विधेयक को पेश करता है तो वो सरकारी विधेयक होता है। उसके अलावा जो अन्य व्यक्ति उसे पेश करेंगे किसी भी विधेयक को तो वो व्यक्तिगत या गैर सरकारी विधेयक होगा या निजी विधेयक कहलाएगा। और उस विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा उसको पारित कर देती है और राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? विच फंडामेंटल राइट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? यानी कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो डी इसका राइट आंसर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है उसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 30। 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट या व्यक्ति और उसका प्रशासन भी स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं जिनमें जो ओबीसी के व्यक्ति हैं वो अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं और उसका शासन प्रशासन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 109 क्वेश्चन है, कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित? तो 25 क्षेत्रों पर ये संकेंद्रित है और इसकी स्टार्टिंग 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। इसके बाद अमृत मिशन से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आवास और शहरी मामलों यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत जो है कार्य करता है ये मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, कपास उद्योग के कारण, जूता उद्योग के कारण, रबड़ उद्योग के कारण। सबसे पहले हम मैनचेस्टर लंदन का एक शहर है इंग्लैंड का जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनता है किससे? कॉटन से। तो कॉटन कहाँ है? ये रहा कॉटन। तो इसके कपास उद्योग के कारण ही से मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कोयम्बटूर पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु में कोयम्बटूर पड़ता है। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, लेकिन भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है भारत का मैनचेस्टर। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर पूछता है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु और अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितना या कितने से अधिक नहीं होता। तो 25 करोड़ से कम जो कारोबार करते हैं उन्हें स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जो है उन संस्थाओं को जो है सरकार की तरफ से जो भी छूट वगैरह है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ऑप्शन है इसका, आंसर है इसका 25 सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की उनकी एज कितनी है? तो इसका आंसर है बी, 65 वर्ष। अब आप इसको समझिए, अगर एक इसकी क्या होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी अधिक हो, ऐसा इसका प्रावधान है। तो आप इसको समझिए कि यदि कोई व्यक्ति जो है 59 वर्ष की आयु में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो 65 वर्ष में ही रिटायर होगा, क्योंकि 59 और 65 तक जाने के लिए 6 वर्ष लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की एज में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो 64 वर्ष की आयु होते ही रिटायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक या तो 6 वर्ष पूरी कर चुका हो कार्यकाल के या
आयु में 65 वर्ष पूरी हो चुकी हो उसकी आयु, तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पहले हो जाएं या 65 वर्ष पहले हो जाएं। अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो 68 तक नहीं रहेगा, 65 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही रिटायरमेंट ले लेगा। तो इसका आंसर है बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी उदाहरण है कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MAC OS X और लाइनक्स। ये सभी किसके उदाहरण हैं? लैपटॉप ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड के प्रकार, CPU के प्रकार। क्या है ये? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आप जानते हैं, और ये मैक OS X ये भी आप जानते हैं। तो ये तीनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो कंप्यूटर संबंधित भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो स्कैनर ऐसा करता है, जिस चीज़ को स्कैन करेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी डिजिटल छवि के रूप में। तो स्कैनर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस, डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में जाकर बदला जा सकता है? माउस के कर्सर को आपको बदलना हो, डिस्प्ले बदलना हो, साउंड नेटवर्क बदलना हो और कीबोर्ड की सेटिंग्स को बदलना हो, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप सीधे कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ये इसका राइट आंसर है बी। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये कितना हेल्प करेगी, आप जानते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और इसको शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे अधिकतम लोग हमसे जुड़ सकें और हमें जो है कार्य करने की क्षमता प्रदान हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।